हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे आज से हम लोग शुरू करेंगे राइट टू इक्वलिटी वाले पोर्शन को, जो कवर होता है आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक में। ये बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, यानी हिंदी में बोलें तो समानता का अधिकार, या कई बार शब्द यूज होता है समता का अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग इन शब्द को समझते हैं, इक्वलिटी और इक्विटी का क्या मतलब होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। ये सीधा सीधा शब्द कह रहा है समानता, बट जो वर्ड है इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है समता। तो इन दोनों में फर्क क्या है? समता और समानता। समानता कहता है कि सभी चीज हमारे आगे इक्वल है, मतलब सारे लोग, सारे इंडिविजुअल, सारे पीपल या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो भी है, उनको हम क्या करेंगे? इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, समान अवसर देंगे, समान रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण समाज में सभी लोग, सभी ह्यूमन बीइंग एक तबके पे खड़े हो सकें। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, कोई गरीब है कि अमीर है, क्या है, उससे में नहीं मतलब। मगर चाहे जो भी सोशल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, चाहे नहीं आ रहे, उससे में भी नहीं मतलब। हम ये मानते हैं कि ह्यूमन हो तो सभी इक्वल है, सभी को हमें समान अपॉर्चुनिटी और समान रिसोर्सेज हमें देने हैं। किसी के साथ हम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और मैटर नहीं करता कि वो भेदभाव कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक भेदभाव हम कर रहे हैं। इक्वलिटी सीधा सीधा ये कहता है कि ऑल आर इक्वल्स, बस इतनी बात करता है। और इस आधार पे वो सभी को समान अवसर और समान रिसोर्सेज बांटने की बात कर रहा है, समान संसाधन देने की बात कर रहा है। बट इसी के विपरीत, इसी के अगर जब अलग आप देखेंगे शब्द इक्विटी, तो इक्विटी क्या कह रहा है? इक्विटी का मतलब होता है समता। समता क्या कह रहा है? समता कह रहा है समाज में, हमारे सोशल सिस्टम में किसी तरह से इम्बैलेंस आ गया है, मतलब बैलेंस नहीं रहा समाज में। और समाज में बैलेंस न रहने का आधार क्या है? कि लोगों के बीच इक्वलिटी, लोगों के बीच इक्वलिटी का न होना, ये क्रिएट कर रहा है समाज में एक इम्बैलेंस। समाज अब जो है बराबर, एक तराजू की तरफ बराबर नहीं रह गया, एक तरफ ज़्यादा झुक गया या एक तरफ ज़्यादा उठ गया, तो ऐसी कुछ स्थिति बन रही है। तो इस इम्बैलेंस को, इस असमानता को, जो भी जहाँ पे बीच में आ रही है, कि भाई हो सकता है कोई आदमी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, हो सकता है अगर औरत कॉम्पिटेंट है ज़्यादा, तो वो भी हम लोग पता करें। हमें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। इक्विटी शब्द इसी रिकॉग्निशन को, इसी चीज़ को पहचानने की बात कर रहा है। कह रहा है आप ये मान के नहीं चल सकते कि ह्यूमन है तो सभी इक्वल होंगे आंख बंद करके, इस ढल्ले पे आप नहीं चल सकते। आपको मानना पड़ेगा कि ह्यूमन में भी कई तबके हैं, कोई अमीर है, कोई मध्य वर्ग का है, कोई गरीब है, कोई कास्ट से घिरा हुआ है, कोई किसी कारण से वंचित रह गया संसाधनों से। तो क्या उस तक अगर हम आज जिस लेवल पे दूसरे को दे रहे हैं, उसी लेवल पे उसको भी दें, तो क्या ये समानता हो पाएगी? नहीं। इस पर्सन को जितनी जरूरत है उस हिसाब से जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तब ये इस इम्बैलेंस को, जो बीच में जो इम्बैलेंस आ गया, जो बैलेंस हट गया था, वो बराबर हो पाएगा, वो बैलेंस्ड हो पाएगा समाज। तो समाज को बैलेंस करने के लिए जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी उसको हम रिसोर्स देंगे, संसाधन देंगे, उतनी उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, उतनी ही उसको अवसर देंगे। तो ऐसा करना ही क्या कहलाएगा? समता करना। मतलब मान लीजिए कि अगर विमेन है, उसको ज़रूरत है कि मैटरनिटी लीव की, भाई मैटरनिटी लीव की और मैटरनिटी रिलीफ की जो ज़रूरत है वो मैन को तो पड़ने नहीं वाली। उस टाइम उसको पेन होता है, उस टाइम उसको मेडिकल रिलीफ की ज़रूरत होती है, तो वो सारे बेनिफिट सिर्फ फीमेल ले सकती है। तो ये इस ग्राउंड पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा भी नहीं। आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि मैन और वुमेन ऑल आर इक्वल्स, तो हम सभी के साथ इक्वलिटी करेंगे, हम इनको छुट्टी देंगे मैटरनिटी रिलीफ की, तो उनके लिए भी कोई नई इस तरह की छुट्टी निकालेंगे। तो ये कहना कोई सही नहीं होगा, ये जस्टिफिएबल नहीं होगा। यहाँ पे मेन चीज हमें लोग साथ क्या करना है? इक्वल जस्टिस करना है, हमें समान न्याय करना है। और समान न्याय की पहली नीड ये है, पहली जरूरत ये है कि आप लोगों में फैली असमानता को पहचानिए। तो ये जो शब्द है समता, ये समता शब्द क्या करता है? ढूंढता है समाज के बीच से कि कहाँ असमानता फैल रही है। अगर कहीं असमानता फैल रही है किसी ग्रुप के बीच या किसी इंडिविजुअल, किसी पीपल के बीच, तो उसको आप पहचान के उन लोगों को आप उस अवसर की उतना अवसर दीजिए या उतने संसाधन बांटिए जितने कि वो हकदार हैं, जिसके कारण समाज में बैलेंसेस आ सकें। तो इतनी चीज़ें हमारी इक्वलिटी और इक्विटी शब्द को लेकर रहेंगी। अगर हम इनको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कि फैमिली में चार लोग हैं और सभी सभी के ऊपर खर्च आ रहा है मंथली 100 100 रुपये। सभी के ऊपर खर्च आ रहा है पर पर्सन पे 100 100 रुपये। अब मान लीजिए कि एक मेंबर जो है फैमिली का एक टाइम बीमार हो जाता है, ये हो गया बीमार, अब इसको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो यहाँ पे इस टाइम इक्वालिटी क्या कहती है? आप इसके साथ अभी भी 100 रुपये यूज़ करिए, इसको अभी भी 100 दीजिए, इसको 100, इसको 100, सभी को 100 100 खर्च करने की जरूरत है। बट क्योंकि अभी ये फिजिकली कॉम्पिटेंट स्टेट में नहीं है, अभी स्वस्थ अवस्था में नहीं है, तो इन लोगों की ये जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ पे इक्विटी का रूल लगेगा अब समता का, और ये कहेगा कि यहाँ पे इन लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ भाई, ये लोग अपने पैसे से थोड़ी बहुत कटौती करें। अगर आपके ऊपर 100 100 आ रहा है, तो अब आप लोग 50 50 करिए या 60 60 खर्च करिए अपने ऊपर। और जो इनके मेडिकल खर्चे आ रहे हैं, जो इनको हेल्दी बनाने के लिए, जब तक ये आपके लेवल में नहीं आ जाते, तब तक अगर इनको थोड़े पैसे देने की और जरूरत पड़ रही है, तो आप इनको दीजिए अभी पैसे, कि जिससे आपके लेवल में आ सकें।
और ये आपके लेवल में तभी आ पाएंगे जब आप अपने खर्च निकालेंगे, तब मान सकेंगे कि इक्विटी के माध्यम से, समता के माध्यम से हमने समानता रखी इन लोगों के बीच, और इस पर्सन के साथ हमने जस्टिस किया, न्याय किया, इक्वल जस्टिस किया। और जब इक्वल जस्टिस करेंगे, यही तो मेन एम है राइट टू इक्वलिटी का, कि सभी लोगों के साथ हम जस्टिस कर सकें, सभी को इक्वलिटी के लेवल पे ला सकें। और ये इक्वलिटी सिर्फ लिखा हुआ इक्वलिटी नहीं, यहाँ पे समता का जो रूल है, प्रोविजन है, वो अपने आप इनबिल्ड है। जब आप प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वहां पे हर जगह आपको दिखते चलेंगे ये सब चीजें। तो इन शब्द का मतलब इतना ही रहेगा, और इनका फाइनल एम तो यही है कि जो प्रियम्बल हमें कह रहा था, फाइनल एम क्या, कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जो जस्टिस की बात कर रहा था, सोशल जस्टिस, और यहाँ पे हमें सभी को इक्वली जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी अभी इसके एक तरह से इंट्रोडक्टरी। तो इंट्रोडक्टरी के बाद इस वर्ड को, इन टर्म्स को हम लोग समझ गए, इसके बाद मूव करते हैं आर्टिकल 14 पे। आज हम लोग सिर्फ आर्टिकल 14 को ही पढ़ेंगे, तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 14 पर और देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, और ये वही राज्य है जो आर्टिकल नंबर 12 है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, इस पर्सन वर्ड को समझिएगा, एनी पर्सन क्या, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत क्षेत्र के भीतर कह रहा है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष, विधि या कानून जो भी बोल लो, विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो शब्द आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या, एक तो आप स्टेट समझ गए मेन चीज, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्या क्या है, यहाँ पे भी जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अलग से भी डिस्कस करेंगे, यहाँ समझते हैं क्या क्या। यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, किसको कहा जा रहा है, कौन नहीं वंचित करेगा किसी को, राज्य के ऊपर ड्यूटी डाली जा रही है कि भाई किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, उसको आप विधि के समक्ष समानता के अधिकार से या भारत क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं होने दोगे। आपकी ये जिम्मेदारी है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, उस पर्सन के इक्वलिटी बिफोर लॉ को आप इस्टेब्लिश कराइए, आप प्रोटेक्ट करिए, और जो भी कानून है उनका समान रूप से हर पर्सन के लिए संरक्षण करिए। तो ये दो बातें निकल के आ रही है, इनको हम लोग समझते हैं डिटेल में कि ये है क्या। तो हम लोगों ने देखा आर्टिकल 14 जो इंपॉर्टेंट शब्द निकल के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो निकल के आ रहे हैं वो क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समता, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज मतलब विधि का समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण। इनको लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, इसको समझते हैं, विधि के समक्ष समता या समानता जो भी। अब बोलिए, पहली चीज ये समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो इन दोनों टर्म्स को जो हम लोग उठा रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से उठा रहे हैं। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसको हम लोग इंग्लैंड से उठा रहे हैं, दूसरा ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, तीसरा ये रूल ऑफ लॉ पे पूरी तरह डिपेंड है। या ये कह लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट हम उठा रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हम खुद उठा रहे हैं रूल ऑफ लॉ से, मतलब विधि का शासन से। अभी विधि का शासन क्या है, ये दिया था डाइसी ने, डाइसी ने इसको लिए कुछ बातें बताई थी, अभी हम लोग समझते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक शब्द जो यूज हो रहे हैं, इसमें शब्द यूज हो रहे हैं वो हम लोग इंग्लैंड से उठा रहे हैं, और समझिएगा ये पूरी तरह इंग्लैंड के जो वहाँ का जो रूल मेकिंग प्रोसीजर है उस पर पूरी तरह डिपेंड करता है। वहाँ के पूरे हमें एक इन्वायरमेंट को दिखाएगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वो इक्वलिटी को लेकर क्या बात करते हैं, वो किस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ जो है डाइसी ने दिया सबसे पहली चीज़। रूल ऑफ लॉ में कुछ बातें हैं, जो पहली बात बोल रहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या मतलब है, कह रहा है कि लॉ से सुप्रीम तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट भी लॉ से ऊपर नहीं है, सीधी बात ये। इसका मतलब ये गवर्नमेंट के मनमाने रूप से किए गए एक्शन को ये रोक रहा है। कह रहा है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट को अगर चलना है तो लॉ से चलो। शासन किसका है, विधि का है, विधि के शासन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलेगी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग शासन नहीं चलेगा। शासन तो विधि का है, गवर्नमेंट का या किसी पर्सन का नहीं है। तो विधि को यहां पे इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है। तो पहला शब्द क्या कह रहा है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। पहला ही टर्म जो रूल ऑफ लॉ का जो पहला जो वर्ड यूज हुआ है, इसमें तीन एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट कह रहा है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है, विधि से सुप्रीम कुछ है ही नहीं, कोई पर्सन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये किस पे अंकुश लगा दिया, किस पे रोक लगा दिया, गवर्नमेंट के मनमाने रूप से लिए जाने वाले एक्शंस पे रोक लगा दिया, कि अब तुम अपने मनमाने तरीके से किसी को सजा नहीं दे सकते, अपने मनमाने रूप से तुम किसी के साथ कोई भी डिसीजन नहीं बना सकते। तुमको अगर कोई लॉ बनाना पड़ेगा तो उसको भी विधिक रूप से बनाना पड़ेगा, लोग की सहमति चाहिए, जो भी रूल में लिखा होगा उस तरह तुम कोई भी नियम बनाओगे, अदरवाइज तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट के ऊपर रोक लगा दी कहीं ना कहीं, जो सबसे बड़ी बॉडी होती है जो रूल्स को इंप्लीमेंट करने वाली। तो पहली चीज ये। अब दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो क्या है, वो कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कह रहा है कि विधि के सामने सब लोग इक्वल,
विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब यही है, विधि के सामने सब लोग इक्वल, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई मंत्री, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला, चाहे कोई क्लर्क, कोई भी पर्सन हो, वो सब लोग विधि के सामने इक्वल हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जो वहाँ पे मूर्ति होती है कोर्ट में, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि उसके यहाँ पे पट्टी बंधी होती है। उसका मतलब ये होता है कि वो किसी को देख के अब डिसीजन नहीं देगी सामने मेरे कौन है, मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन है, क्योंकि मेरे को तो पहले ही कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि विधि के सामने सब बराबर है, तो भाई मेरे को पट्टी बांध लेनी चाहिए, मेरे को देखना भी नहीं कौन आया है। क्योंकि जरूरत तो तब पड़ती ना कि जब हम किसी को स्पेशल प्रिविलेज दिए होते कि हाँ इस पर्सन को बड़ा स्पेशली हमें ट्रीट करना है, तो ये चीज़ तो हमने किया ही नहीं कभी। तो ये चीज़ नहीं किया तो हमारी आंख में तुम पट्टी बांधो, हम तो बिना देखे और लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे सामने तो भाई सब इक्वल है। हमारे दरबार में जो आएगा उसको हाथ जोड़े खड़ा होना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मगर जैसे आप अगर इंग्लैंड के सिनारियो में पढ़ेंगे तो इंग्लैंड में सब चीज, अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसको इक्वल सजा मिलेगी। मगर वहां पे देखेंगे किंग को लेके बड़ी छूट है, किंग ही हर चीज का एक्सेप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत लॉ बन गया, कुछ हो गया, तो वहां पे किंग की लाइबिलिटी नहीं आती। कहा जाता है वहां पे एक मैगजीन चलती है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। वहां पे किंग को बोला जाता है किंग तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे बड़े नियम कानून कुछ भी बनते हैं वहां पे किंग के जब साइन होने होते हैं तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो मेंबर्स होते हैं, जो मंत्रालय के जो मेंबर होंगे, उनके भी साइन लिए जाएंगे। तो इसलिए वहां पे जो मंत्रिपरिषद बोली जाए, जो बोल जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बजाय किंग के। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट ये चल रहा है किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, राजा को वहां पे ईश्वर के बराबर माना जाता है। तो इस कारण वहां पे ये कॉन्सेप्ट चलता है। मगर आप लोग बेसिकली यहाँ पे इंडिया के सेंस में समझते रहिएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि हमारे यहाँ के सब इक्वल है। मगर इंडिया में याद रखिएगा इसके कई सारे अपवाद भी हैं, अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे। जैसे जैसे अगर हम इसकी बात करें कि आम आदमी को आप अरेस्ट कर सकते हैं, बट आप कभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर को अरेस्ट नहीं कर सकते, आर्टिकल 361 ये कहता है। और अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कोई भी कार्य की जवाबदेही नहीं होती उन लोग के पास कोर्ट में, तो आप उनसे ये नहीं बुलवा सकते चलो चलो जवाब दो। तो ये सारी चीजें इसके अपवाद हो सकते हैं कि आप उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। आपको अगर सिविल मैटर भी लेके आना, उनके ऊपर सिविल सूट फाइल करनी है, तो मिनिमम 2 मंथ का नोटिस तो देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से इसका अपवाद हो जाती है इंडिया के सेंस में। ठीक है, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ दूसरा पॉइंट हो जा रहा है। अब देखें तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ का, अभी ये हम लोग रूल ऑफ लॉ समझ रहे हैं और समझते रहिएगा रूल ऑफ लॉ आया कहाँ से, इंग्लैंड से है। क्योंकि हमने देखा ना ये पूरा कॉन्सेप्ट हम कहाँ से उठा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से आ रहा है। और इसी रूल ऑफ लॉ का एक दूसरा एलिमेंट था इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ को। बट जो रूल ऑफ लॉ का तीसरा पॉइंट क्या है, रूल ऑफ लॉ का तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड। कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है परिणाम है किसका, लॉ ऑफ लैंड का। अब लॉ ऑफ लैंड क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन किसी के अधिकार नहीं निर्धारित करता। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के लोगों को राइट नहीं दे रहा है, बल्कि लोगों को अधिकार मिले कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से चले आ रहे लोग के अधिकार। कह रहा है कि लोग के अधिकार कोई रूल्स होंगे पहले के जो बन रहे होंगे लोकल लेवल पे, तो वो रूल्स उस अधिकार को गारंटी कर रहे हैं। कोई कोर्ट्स के जजमेंट्स होंगे तो वो कोर्ट के जजमेंट इन अधिकारों को, इन राइट्स को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गारंटी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो भी अधिकार इन सब माध्यम से या कोई अदर माध्यम से जो लोगों के राइट आ रहे हैं, नेचुरली कोई अधिकार मिल रहा है लोगों को कोई अलग से कि हाँ उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये नेचुरल है, तो वो सारे अधिकार ही परिणाम बन रहे हैं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जितनी भी बातें हम लोग देखेंगे, यहां पे क्या नियम चल रहा है, यहां पे ये कहना चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण लोगों के अधिकार नहीं है। इंग्लैंड ये कहना चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को अधिकार नहीं दिए, बल्कि लोगों के जो अधिकार जहां पहले से चले आ रहे हैं कि ऑलरेडी उनको नेचुरली कोई अधिकार मिल गया, कोई रूल कोई कोर्ट के माध्यम से जो भी अधिकार उनके प्रोटेक्ट किए गए, गारंटी किए गए, माने गए, रिकॉग्नाइज किए गए, वो सब रूल्स या वो सब लॉज मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन परिणाम है लॉ ऑफ लैंड का, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब निकल के आ रहे हैं। लोगों के अधिकार, राइट्स जो प्रोटेक्ट हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नहीं, वो हुए जो लॉज थे, वहां के लैंड के लॉज थे जो ऑलरेडी पहले से चले आ रहे थे, कुछ राइट्स जो लोगों के चले आ रहे थे। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के अधिकार का परिणाम है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें राइट्स मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है, अधिकार दे रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि राइट्स और जो लॉज जिनके माध्यम से राइट्स को, अधिकारों को प्रोटेक्शन मिला, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, वो लॉ ऑफ द लैंड ही कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दे रहे हैं। तो ये नियम जो ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का थर्ड पॉइंट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड, ये इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया था। ऊपर के 2 पॉइंट तो किए जाते हैं कि हाँ भाई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ तो इंडिया में चली रही है कि लॉ ही सुप्रीम है, विधि से ऊपर कुछ नहीं। हम लोग ये भी मान रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी समान है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट तो हम लेके चल रहे हैं, मगर इंडिया तीसरा वाला पॉइंट नहीं मानता। इंडिया कहता है कि हमारे यहाँ राइट्स
या कोई अदर लॉज जिनके माध्यम से राइट को प्रोटेक्शन मिला, वो मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना रहे हैं, वो मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया उसने लोगों के अधिकार को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है। सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान इज सुप्रीम, कह रहा है कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी है, सुप्रीम लॉ है पूरे इंडिया का। सुप्रीम लॉ होने के साथ साथ कोई भी लॉ अब बनेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा। जितने भी लॉज बनेंगे, जितने भी कोई भी अधिकार दिए जाएंगे, लिए जाएंगे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हुए होंगे। और बहुत सारे अधिकारों को ये खुद रिकॉग्नाइज कर रहा होगा, बहुत सारे अधिकारों को ये खुद रिकॉग्नाइज कर रहा होगा, जिनमें से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राइट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भाई किसी के अधिकार थे ही नहीं इंडिया में। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को बोलने से रोक दे रहा है। हमारे यहाँ तो कितने शासन, जो ब्रिटिश का शासन रहा उसमें कितनी सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगे, जैसे कि आप प्रेस के ऊपर हमारे बहुत लगा, हमारे न्यूज़पेपर को रोका गया, कितनी बार लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया, कोई किसी की फ्रीडम नहीं थी, कोई किसी को बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूरी तरह एकदम खत्म कर दिया गया था, लोगों को गोली तक मार दे रहे थे, राइट टू लाइफ कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा था, इक्वालिटी तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सब अधिकार कहाँ थे? कोई चीज़ तो नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे थे। मगर ये सब चीज़ें हमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो हमें 6 फंडामेंटल राइट जो मिल रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें मिलते सारे अधिकार और मिलते चले जा रहे हैं। तो वो सब की देन तो कॉन्स्टिट्यूशन है। आज अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या हम कह पाते कि हमारे पास ये अधिकार है? जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले हमारे पास प्रॉपर्टी का एक अधिकार हुआ करता था जो कि फंडामेंटल राइट था। बट जैसे ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 में, उस दिन के बाद से इस प्रॉपर्टी के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। तो आज के बाद क्या हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट है? नहीं भाई, जब तक थी तो तब तक कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही संशोधन हुआ 44वां, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी भाषा बदल दी। वो अब कहने लगा कि नहीं नहीं, अब हम प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं मानेंगे, अब हम उसको मात्र एक लीगल राइट मानेंगे। तो क्या आप कह सकते हो कि आज भी मेरा फंडामेंटल राइट है? ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता, और कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ की इजाजत नहीं देगा वो आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए इंडिया कह रहा है कि हमारे यहाँ अधिकार जो आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, ना कि हम इंग्लैंड के ढांचे पे चल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार नहीं देता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद परिणाम है हमारे अधिकार का। हमारे अधिकार थे जो रिकॉग्नाइज हो रहे थे किसी लॉ से या कॉन्स्टिट्यूशन की रूलिंग, कोर्ट की रूलिंग से या किसी अदर माध्यम से, तो वो सब मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दे रहे हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन सब का परिणाम था। मगर हमारे यहाँ हमारे अधिकारों का, अधिकार जो है किसका परिणाम है? कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हमारे कोई अधिकार ही ना होते। तो यहाँ पे ये अंतर आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे अब जरा समझते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ को और डिटेल में। इक्वलिटी बिफोर लॉ बात करता है कि हमें चाहिए कंप्लीट इक्वलिटी। सीधी सीधी बात ये, अगर हम बात करें इक्वलिटी वाले जो पोर्शन को हम लोग इस स्टार्टिंग में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो अगर उसको सही मायने में अगर कोई लागू कर रहा है तो वो इक्वलिटी बिफोर लॉ का पोर्शन है। बट जो दूसरा वाला जो टर्म्स हम लोग अभी देखेंगे, जो दूसरे वाला जो लाइन हमने पढ़ा था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, वो क्या है? वो इससे थोड़ी सी अलग बात करता है। मगर दोनों का जब आप फाइनल एम देखेंगे, दोनों को दिलाना भाई इक्वलिटी ही है, पर दोनों की मीनिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जा रहा है। अंतर ये कि ये कह रहे हैं कंप्लीट इक्वलिटी चाहिए, हम किसी को भाई गरीब छोटा बड़ा नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ कंप्लीट इक्वलिटी चलती है तो कंप्लीट इक्वलिटी चलेगी। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी तो सुप्रीमेसी होगी, लॉ के समक्ष सब बराबर होंगे तो समक्ष सब बराबर होंगे, हम कोई भेदभाव नहीं चाहते, मतलब नहीं चाहते। ये कहता है इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये नियम इसलिए चल रहा है क्योंकि इंग्लैंड में लगभग जो भी कोर्ट का सिस्टम, वहां पे लॉ का सिस्टम, सब एक सिंगल लॉ और सिंगल कोर्ट का सिस्टम पूरा चला जा रहा है, कहीं भी कोई बदलाव नहीं है किसी के लिए। तो इस कारण वो रूल ऑफ लॉ भी इसी तरह का दे रहे हैं, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट भी ऐसा दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत भी थी। अब जरा हम समझेंगे अगला वाला पॉइंट, कि अगला वाला पॉइंट कह रहा है, तो उस माध्यम से इसको कंपैरिजन करते करते समझते चलेंगे दोनों में अंतर और रिलेशन कहां से आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये कहता है विधियों का समान संरक्षण। ये पहली चीज यूएसए से उठाया गया कॉन्सेप्ट। दूसरा ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तीसरा ये क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। अब जरा समझिएगा, यूएसए से उठाया गया है, ये चलिए रट लीजिए इसको। यूएसए से पहला वाला पॉइंट जो हमने ब्रिटेन से उठाया यानी इंग्लैंड से उठाया। दूसरा पॉजिटिव है, वो निगेटिव था। निगेटिव क्यों कह रहे हैं उसको? वो जो पहला वाला पॉइंट हमने पढ़ा वो निगेटिव इसलिए था, वो कह रहा है हम किसी तरह का भेदभाव करेंगे नहीं। इसका मतलब ये, हमारे सामने जो आएगा वो सब बराबर होंगे। हम ये कहेंगे ही नहीं कि तुम ज़्यादा ऊपर वाली क्लास हो, तुमको हम ज़्यादा थोड़े फायदे दे देंगे, तुमको हम ज़्यादा प्रिविलेज देंगे, तुमको ज़्यादा इम्यूनिटीज़ दे देंगे, किसी को हम थोड़े डाउन रखेंगे। तो ये सब हमारे सामने कह रहा है किसी को कोई प्रिविलेज देगा ही नहीं है। तो जब नहीं देने की बात कर रहा है किसी कोई स्पेशल प्रिविलेज, तो इसी कारण वो नकारात्मक है। पॉजिटिव इसलिए है ये क्योंकि कह रहा है कि पॉजिटिव तरीके से हम इसमें कुछ लोगों को अधिकार दे सकते हैं,
कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हैं। तो इस आधार पे हम इनको देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो गए, वो नेगेटिव हो गए। अब जरा समझिएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ये विधियों में वर्गीकरण की बात कर रहा है, कह रहा है कि हम सभी विधियों का समान संरक्षण करेंगे सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी आ जाए तो उसके लिए हम इक्वलिटी को इस्टेब्लिश कराने के लिए हम असमानता करने लगे। और असमानता क्या, हम उसके उसके समक्ष जो हमें संरक्षण उसको दिलाना था, समान संरक्षण दिलाना था, उस मामले में हमसे कहीं चूक हो गई। तो उसको करने के लिए हमें पहले समाज के हिस्से को समझना पड़ेगा। ये इस चीज पे ध्यान दे रहा है। ये इक्विटी वाला पोर्शन आ जाता है कहीं ना कहीं। ये कह रहा है समाज को समझो यार। समाज में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अलग जेंडर है। समाज में आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे स्टेटस लो का अलग है। समाज में आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी अलग है। समाज में आपको समझना पड़ेगा कहीं पे इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर हो सकती है, कहीं पे बेकार हो सकती है। आपको समझना पड़ेगा कहीं पे एकदम जंगल है, फॉरेस्ट एरियाज ज़्यादा है, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, माउंटेन्स ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों को आप समझना पड़ेगा आपको, और इस अकॉर्डिंग आप जो है लोगों का वर्गीकरण करिए अगर जरूरत पड़ रही है तो इस आधार पे आप लोगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि ये अलाउ कर रहा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मगर ये किस चीज को मना कर रहा है, कह रहा है क्लास लेजिस्लेशन को अलाउ नहीं कर रहा है कि क्लास के बेसिस पे आप जो है कोई विधि बनाइए। आप विधि बनाइए मगर वर्गीकरण करके, क्लास मत बनाइए। क्लास का मतलब क्या हो गया, आप कह रहे हो ये क्लास जो है उसको कुछ आपने स्पेशल इम्यूनिटीज दे सकते हैं। क्लास में आप तभी बांटेंगे जब उसमें या तो हायर क्लास आपने कर दिया, किसी को लोअर बता दिया, किसी को मिडिल कर दिया। क्लास के बेसिस पे नहीं, आप क्लासिफिकेशन करिए, वर्गीकरण करिए। और कहेगा आगे कि वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब एक विवेकपूर्ण तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है, उसमें तर्क संगत होने चाहिए वो क्लासिफिकेशन, वो वर्गीकरण। तो आपको ये सारी चीज पहले रिकॉग्नाइज तो करनी पड़े कि हाँ भाई समाज में एक जैसी चीजें नहीं होती, समाज में अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो जिसको इक्वलिटी की जैसी जरूरत होगी हम उसको इक्वलिटी का वैसा पोर्शन हम प्रोवाइड करेंगे। और इक्वलिटी का वैसा पोर्शन हम कैसे करेंगे, हम लॉ बना के करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं क्लासिफिकेशन करने की बात ही क्यों कर रहा है, क्लासिफिकेशन क्या करोगे करके। जैसे भाई हम पहचान रहे हैं कि वेमेन जो है वो मैन के कंपेरिजन में फिजिकली कम कॉम्पिटेंट होती है, कमजोर होती है। तो वो उतनी देर काम नहीं कर सकती, उसकी उतनी क्षमता नहीं है। वेमेन नाइट में वर्क करना उसके लिए सेफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लॉज आ रहे हैं जो विमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके हेल्थ से लेके, उनके जो भी एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन को लेके या किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन को लेके। या आप देखेंगे बसेस में उनके लिए कभी कभी देखे होंगे फ्री ट्रैवल होता है उनका, या चार्जेस कम लगते हैं, या ट्रेन में उनके उनके जो टिकट होते हैं वो कम पैसे के हैं, या कुछ अलग प्रिविलेजेस इनको मिल रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है, आपने इस चीज़ को वर्ग बना के तैयार तो किया ना कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर वर्ग जो विमेन का है ये मैन वाले वर्ग से थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी में कमजोर है, क्योंकि हर मामले में हम ये इनके लेवल पे नहीं है। तो इस कारण इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए। इसी तरह हमने अपने समाज को समझा और देखा कि हमारे यहाँ वर्ग के रूप में एक जनरल कैटेगरी होती है, एक ओबीसी होते हैं, एक एससी होते हैं, एक एसटी भी होते हैं। तो हमने एक ये भी वर्ग तैयार किया अलग अलग। तो अब इस अलग अलग वर्ग पे हमने पहचाना कि जनरल वाले तो बहुत बेहतर कंडीशन में, चारों में सबसे बेहतर कंडीशन पे तो जनरल वाले हैं। उसके बाद क्योंकि थोड़े फायदे हमें इन लोग को दे सकते थे क्योंकि थोड़ा सा इनका लेवल डाउन था जनरल से, मगर इनका एससी और एसटी से बेहतर था लेवल, तो इनसे बेहतर इनको दिलवा दीजिए, इन दोनों से बेहतर आप इनको दिलवा दीजिए। पर सबसे कमजोर लेवल पे ये हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस देने वाला लॉ जो है आपको इनके लिए बनाना है, फिर उसके बाद इनके लिए बनाना है, फिर आपको इनके लिए बनाना है। तो क्लासिफिकेशन जो है कैसा करेंगे आप, हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। अब बताइएगा कि इस आधार पर मैं कर रहा हूं, और ये आधार जो है हमेशा तर्क संगत होना चाहिए, हमेशा जो है रैशनल होना चाहिए, हमेशा जस्टिफिएबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर एकदम। ऐसा नहीं कि अब गवर्नमेंट है तो मनमाने तरीके से किस कैसा भी आप वर्गीकरण कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब वहीं जब आप देखेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे वर्गीकरण की बात ही नहीं हो रही थी, वहां पे सीधा सीधा कह रहा था कि ऑल आर इक्वल्स। वो कह रहा है हम किसी कोई इक्वल प्रिविलेजेस देने की बात ही नहीं कर रहे। तो हमने इसको रखा क्यों भाई, हमारे सोसाइटी के हिसाब से तो हमको ये ज्यादा फिट बैठ रहा है हमारी सोसाइटी में, तो हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ को अपने यहाँ रख क्यों रखा, क्यों इसको ढो रहे हैं लेके, क्यों नहीं हम लोग सिर्फ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से चल रहे हैं। कह रहा है कि देखो हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे हमें इसकी जरूरत है, मगर बिना इसके कंप्लीट इक्वलिटी के हम इसको भी नहीं चला सकते। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी तो एक लेवल पे हमें पहचाननी पड़ेगी ना कि हाँ समानता यहाँ पे हो गई। अब तो भाई एक सबसे अच्छा लेवल तो हमें पहचानना पड़ेगा, उसी को देख के ना हम सबको एक लेवल तैयार करेंगे कि हाँ भाई वो सबसे बेहतर लेवल पे है, तो उसके लेवल पे हम फिर इसको काम पे लगाएंगे। पहला पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि हमारे पास इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एक एम की तरह काम कर रहा है, एक उद्देश्य की तरह, कि भाई
हमारे पास अभी तो जरूरत है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, हमारे यहाँ काम चल रहा है इसका, बट कभी ना कभी हमें फाइनल हमारा एम है कि हम इस तक पहुंचे, मतलब एक ऐसा दिन आएगा जहां पे हम सभी को इक्वल लेवल पे ला देंगे। तो ये दिन का हम वेट कर रहे हैं, जैसे जितने लेवल पे हो सके, जितने पॉसिबल हो सकती है जगह वहां पे हम सबको एक लेवल पे लाने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास ही इक्वल बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ को अभी तक हमारे यहाँ रखा हुआ है कि भाई जैसे हमारे यहाँ भी क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इन अभी ईडब्ल्यूएस भी एक हो गया है। तो इन सबको हम किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं जहां पे इनके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी उस लेवल पे हम इनको रिजर्व कर रहे हैं, मतलब इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर जो ये कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन वाला कहां से निकल के आ रहा है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की देन है। मगर फाइनल एम इसका क्या है कि हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ तक जाना है सबको लेके, सभी को एक सोसाइटी में एक दिन समान लेवल पे हमें लाना है। तो अभी रिजर्वेशन है, जिस दिन ये चीजें पूरी हो जाएंगी, सभी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, सभी एक लेवल पे आ जाएंगे, तो उस दिन से हम इसको कम करेंगे, रिजर्वेशन को कम धीरे धीरे करने लगेंगे और सभी को एक लेवल पर लाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क रहेगा। इसके बाद हम लोग केस देखते हैं, एक चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 1951 का केस है, उसमें कुछ बातें आई इंपॉर्टेंट, जो कह रहा है पहली बात इसकी, इक्वल प्रोटेक्शन मींस इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। मतलब हमें पहचानना पड़ेगा इक्वलिटी है क्या, इक्वलिटी मतलब इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो सर्कमस्टांसेस जैसे जैसे इक्वल होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसको इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे हो सकता है भाई किसी के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, किसी के लिए कुछ दूसरे सर्कमस्टांसेस हो, मतलब किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि भाई उसके घर कभी ना ना उसको पढ़ने का अधिकार मिला, ना उसको नौकरी का अधिकार मिला, तो ये सब सर्कमस्टांसेस उसके साथ रहे हैं। तो सर्कमस्टांसेस रहने के कारण उस पर्टिकुलर वर्ग की ये नीड हो गई कि भाई उसको शिक्षा मिले, उसको कुछ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज में थोड़ी छूट मिले, तो उनका हमें इक्वल प्रोटेक्शन करना है कि नहीं करना है इनके बराबर में। ये लोग पहले से ही एकदम साउंड लोग थे, एकदम पहले से ही कॉम्पिटेंट लोग थे, हमेशा से बेहतर थे, तो इनके लेवल में हमें इक्वल प्रोटेक्शन देनी है कि नहीं इनको। तो देने के लिए हमें इक्वल सर्कमस्टांसेस भी उनके पहचानने पड़ेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन तो हमें देनी है, मगर इक्वल सर्कमस्टांसेस में। ऐसा नहीं कि हम इनके बराबर इक्वल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कि इनकी भाई सर्कमस्टांसेस अलग थे, इनके सर्कमस्टांसेस अलग थे, हम इनके अकॉर्डिंग थोड़ी इनको देंगे इक्वलिटी में प्रोटेक्शन, हम इनको अलग से प्रोटेक्ट करेंगे। तो वही चीज कहना चाह रहा है ये कि इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए। वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब यही चीज है कि इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है इक्वल प्रोटेक्शन। दूसरा दूसरा कह रहा है कि स्टेट कैन मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि अब आप इक्वल प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जिसकी हम लोगों ने बात की, आप वर्गीकरण कर सकते हैं। आप वर्ग तैयार कर लीजिए, और वर्ग जैसे ही तैयार करेंगे तो उस वर्ग को आप स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आप लॉ के माध्यम से आप उनको दे सकते हैं। लेजिस्लेशन, फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब आप विधि बना के आप उनको कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं, इस रीजनेबल क्लासिफिकेशन के माध्यम से उनको स्पेशल प्रिविलेजेस आप दे सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ रीजनेबलनेस इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन। कह रहा है कि अगर वर्गीकरण हो गया, और वर्गीकरण हुआ कैसे, लॉ बना के, कि हमने फला वर्ग को हमने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया, इनके साथ हमने इनको रिजर्वेशन दिया, कुछ और चीजें दी, विमेन के है तो विमेन को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए मैन के कंपैरिजन में। तो जैसे ही लॉ के माध्यम से ऐसी कोई विधि बनी, ऐसा कोई लेजिस्लेशन तैयार हुआ जो ये वर्गीकरण बता रहा है, इस लॉ के माध्यम से एक वर्गीकरण हमने कर दिया, तो कह रहा है कि ये लॉ हमेशा प्रिज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा कि हमेशा जो है रीजनेबल है। क्या है, रीजनेबल, ऐसा मान के हम चलेंगे। कौन चलेगा, कोर्ट चलेगी, कोर्ट मान के चलेगी कि ये लॉ तो अपने आप में रीजनेबल है, विवेकपूर्ण है, तर्कसंगत है। तो क्या इसमें पॉइंट समझने वाला, इसमें समझने वाला ये है कि अब अगर कोई कह रहा है, किसी को दिक्कत है कि नहीं ये लॉ तो बड़ा दिमाग लगा के बनाया गवर्नमेंट ने, इसमें उसका मोटिव कुछ और है, उसका मोटिव है पॉलिटिकल फायदा लेना, उसका मोटिव है कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेना, किसी क्लास को थोड़ा सा गिराना, किसी कम्युनिटी के साथ कुछ बुरा करना उसका पर्पज है, किसी वर्ग के साथ कुछ बुरा करना उसका पर्पज है, तो इसलिए उसने लॉ के माध्यम से इस वर्ग को बेनिफिट देने की बात कही है बस। मगर इसका जब आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसमें जब जो बातें आप पढ़ेंगे, उससे इनको कहीं कोई बेनिफिट दिखता मिल तो नहीं रहा है। तो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन ये सब चीजें शो कर देता है, तो उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, वो जाके प्रूफ करे कि ये लेजिस्लेशन सही नहीं है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो कोर्ट इतना चेक करने नहीं जा रही है, कोर्ट तो वैसे भी हर लॉ को मान के चले कि वो अपने आप में सही है, तो इसलिए कह रहा है ये लॉ भी हम मान के चलेंगे कि रीजनेबल है। तो यहां पे इतनी बात इसकी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं कि आर्टिकल 14 और क्या बता रहा है, वही बात जो हम लोगों ने पहले देखी अभी। आर्टिकल 14 कह रहा है कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप, जो अभी हम लोगों ने ऊपर एक केस में भी देखा, बट कह रहा है कि प्रोहिबिट कर रहा है क्लास लेजिस्लेशन को। किसी भी क्लास के आधार पर आप लॉ मत बनाइए कि आपने पर्टिकुलर क्लास बना दी, क्लास में कि ये फला क्लास है, अब फला क्लास को स्पेशल ट्रीटमेंट दी, नहीं क्लास नहीं, क्लासिफिकेशन आप बस करिए। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की जरूरत दे रहा है, कह रहा है वर्गीकरण मस्ट भी रीजनेबल, हमेशा रीजनेबल होना चाहिए, हमेशा विवेकपूर्ण होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीजन बेहतर होना चाहिए, कभी भी मनमाना नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, और कभी भी कपटपूर्ण तरीके से
इसको मत बनाए रहिएगा इस लॉ को कि आपने क्लासिफिकेशन जो है लॉ के माध्यम से किया, मगर इसके पीछे का पर्पज, इसके पीछे का जब आप कहानी देखेंगे तो पता चले गवर्नमेंट ने इसको तो मनमाने रूप से बनाया, इस वर्गीकरण को तो मनमाने रूप से किया है। तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ये प्रोहिबिट कर रहा है क्लास लेजिस्लेशन को, मगर परमिट कर रहा है किसको, वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को परमिट कर रहा है। मगर क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इससे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे चीज। अब समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस है। यहां कह रहा है कि एफ एन बलसारा के केस में एक टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन लाया गया कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, अभी कह रहा था कि क्लासिफिकेशन अलाउ है, क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये रीजनेबल है कि नहीं है, ये हम चेक कैसे करें। तो कह रहा है चेक करने के दो आधार हैं। उन्होंने दो पॉइंट बताया एफ एन बलसारा केस में, कहा कि एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और एक है रैशनल नेक्सिस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इसका मतलब क्या है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है कि जो आप वर्ग को डिफरेंट कर रहे हो एक दूसरे से, कि हाँ भाई इसको डिफर कर रहे हो, इसको डिफर करके अलग कर रहे हो, तो इसके पीछे इंटेलिजेंट कोई रीजन होना चाहिए, इंटेलिजेंट बात होनी चाहिए कि इंटेलिजेंट बात जुड़ी है, कोई तर्कपूर्ण बात जुड़ी है, इस आधार पर मैंने इसको डिफरेंट बताया एक दूसरे से और तब मैं इसको अलग कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बातें करते हुए आपने गवर्नमेंट का मनमाना रूप था, मनमाने तरीके से, बनावटी तरीके से कहा कि यार ये फायदा हम डायरेक्टली तो नहीं ले पा रहे हैं, चलो थोड़ा घुमा फिरा के लॉ बनाते हैं, उसके माध्यम से हम एक वर्ग तैयार करेंगे और उन वर्ग वालों के बनाने के माध्यम से, उनको बेनिफिट देने के माध्यम से हम ये प्रॉफिट लेंगे, बल्कि फायदा हो चाहे ना, उससे हमें नहीं मतलब है। तो ये चीज नहीं, कह रहा है कि कोर्ट चेक करेगी जरा कि आपका ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था कि नहीं। टेस्ट की पहला जो चेक करने का ग्राउंड होगा वो क्या, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड होना चाहिए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब क्या, कि विधि के माध्यम से जो आपने वर्ग तैयार किया कि एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, आपने कहा कि हम इस वर्ग को ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं कुछ स्पेशल, तो ठीक है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपने इस वर्ग को इस वर्ग से अलग किस आधार पर किया, इसका आपके पास बहुत ही बुद्धिमानी वाला कुछ रीजनेबल आंसर होना चाहिए। पता चले उसमें कुछ भी अनरीजनेबल बातें आप नहीं कर रहे हैं, मनमाने रूप से कुछ भी कहानी बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं अरे हम तो बहुत ही गुड फेथ में काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आपका इंटेलिजिबल स्वरूप नहीं होगा वहां पे, आपका इंटेलिजेंस वहां पे नहीं दिखेगा हमें कि आपने दिमाग लगा के तर्कपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से आपने कार्य करते हुए इसको सही मायने में आपने इसको अलग किया है, तब तक हम इसको जो है किनारे कर देंगे, इस क्लासिफिकेशन को हम सही मानेंगे नहीं। ठीक है, पहली चीज तो इसने बता दी इंटेलिजिबल डिफरेंशियल। अब कह रहा है कि रैशनल नेक्सिस, रैशनल नेक्सिस का क्या मतलब है, कि अब जो है तर्क संगत कनेक्शन होना चाहिए। अब ये कनेक्शन क्या बात कर रहा है, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन। अब समझिएगा, ये बना लॉ, लॉ का कुछ ऑब्जेक्टिव है, लॉ का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। भाई लॉ ने किया क्या था, एक वर्ग ही तो तैयार किया था, उसने वर्ग बना दिया। अब उसने वर्ग बना के क्या कहा कि हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं इस फला ग्रुप को, इस फला ग्रुप को। तो कह रहे हैं इस फला ग्रुप को जब आप बेनिफिट देंगे उसका कुछ रिजल्ट तो होगा, उसका कुछ परिणाम भी होगा कि हाँ इनको बेनिफिट मिलेगा, इस तरह का बेनिफिट मिलेगा। तो कह रहा है कि जो ये जो आप लॉ लाएंगे, लॉ का कुछ ऑब्जेक्टिव या पर्पस होगा, उस पर्पस का, उस ऑब्जेक्ट का, उस एम का, उस मिलने वाले फायदे से, मतलब उसके रिजल्ट से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। अगर हमें कनेक्शन नहीं दिखा डायरेक्ट तो हम उस लॉ को किनारे कर देंगे। तो ये सारी बातें आपको दिखेंगी। अब एक साथ जरा देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से। दूसरा कह रहा है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड होना चाहिए, रीजनेबल है कि नहीं है ये हम चेक कैसे करेंगे, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड है कि नहीं है। दूसरी चीज रैशनल नेक्सिस है कि नहीं है, लॉ के ऑब्जेक्ट का और लॉ के द्वारा जो रिजल्ट आएगा, उससे जो लॉ से जो फायदे मिलेंगे उसका जो रिजल्ट होगा, उसके और लॉ के ऑब्जेक्ट के बीच कोई कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं। पता चला आपने बनाया था विमेंस के बेनिफिट के लिए कोई लॉ, विमेन के बेनिफिट के लिए कोई लॉ बनाया था, मगर आखिरी में जाके घूम फिर के उससे कुछ पता, उससे कुछ वुमेन्स को फायदा नहीं मिल रहा, मगर उससे आपको देख रहे हो कि फाइनली आपको एक अकाउंट आप उस लॉ के माध्यम से आप बना रहे हैं, आप कह रहे थे हम उससे फायदा पहुंचाएंगे विमेन्स को उस फंड से, मगर वो फंड का जो मेन पर्पज कुछ इस, उस फंड की बनावट कुछ ऐसी है, उस पर जो कब्जा किए उसके जो ओनर होंगे, उस पर जो अध्यक्ष होगा, जो चेयरमैन होगा उस फंड का, जो देख रेख करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको उसके तार जुड़ते, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फायदे दिख रहे हैं, वो फंडिंग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए जा रही है, फाइनली उसका विमेन के बेनिफिट से कोई दिख ही नहीं रहा कनेक्शन। तो ऐसे कंडीशन पे हम नहीं कहें कि उसका रैशनल नेक्सिस था उस लॉ से। आपके लॉ का ऑब्जेक्ट था कि हम विमेन को पहुंचाए फायदा, मगर फाइनली रिजल्ट तो कुछ और ही जा रहा है भाई, उसका पैसा तो पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही हैं, ऐसा कुछ आपने बनावट बना रखा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए और रैशनल नेक्सिस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस चीज को, इस टेस्ट को लेके रहेंगी।
अब हमारे पास एक नया केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये इक्वालिटी से जुड़े कुछ नई बातें और जोड़ेगा, जहां से हम लोग जानना चालू करते हैं कि इक्वालिटी को लेके कुछ नए डॉक्ट्रिन्स दिए गए इस केस में। यहाँ पे अभी हमारा पुराना ढांचा क्या कह रहा था? पुराना ढांचा कह रहा था कि अभी तक हमें क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की इजाजत दे रहा था। और वर्गीकरण की इजाजत का मतलब क्या? कि भाई हम समाज में जो वर्ग है उनको पहचान तो सकें, और उनको पहचानेंगे तभी तो जानेंगे किसके बीच क्या असमानताएं हैं। तो उनकी असमानताओं को ढूंढ के उनके लिए वर्गीकरण करिए। जब वर्गीकरण करेंगे तभी तो आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेजेस दे पाएंगे, और इस माध्यम से आप समाज में इक्वलिटी कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था। क्लासिफिकेशन के लिए क्या बोला गया? कि रीजनेबल, हमेशा विवेकपूर्ण होना चाहिए, हमेशा तर्कसंगत होना चाहिए। और क्या कह रहा है कि ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए एफएन बलसारा केस आया। वो टेस्ट बताता है, कहता है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड होना चाहिए और रैशनल नेक्सिस होना चाहिए दोनों के बीच। तो ये दोनों पॉइंट जब मिलेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ कोई भी क्लासिफिकेशन, कोई वर्गीकरण सही हुआ है, रीजनेबल है। तो ये सारी चीजें रहेंगे। अब समझिएगा, ये इनसे और ऊपर की एक बात कर रहा है। कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या? कि ये सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंक्लूड नहीं कर रहा, ये नेचुरल जस्टिस को भी इंक्लूड कर रहा है। अब रूल ऑफ लॉ हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट उठाए थे इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला, वो कहाँ की देन है? वो इंग्लैंड की देन है। और इंग्लैंड में क्या था? डाइसी द्वारा दिया गया रूल ऑफ लॉ था। और रूल ऑफ लॉ में 3 पॉइंट थे, जिसमें से पहला था कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और दूसरा था इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यही वाला पोर्शन तो हम लोग पढ़ रहे हैं। और तीसरा क्या था? तीसरा कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन परिणाम है किसका? जो लॉ ऑफ लैंड है उनका परिणाम है। तो ये सारी बातें इनमें। दूसरा पॉइंट जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहां से हम लोग इसको उठा के ला रहे हैं और यहीं से इसको समझते हुए इंग्लैंड के प्रोविजन से अपने यहाँ जोड़ ले रहे हैं। कह रहा है भले हम लोग इंग्लैंड से उठा रहे हैं, मगर हमें जरूरत है सिर्फ रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ना चले। इक्वलिटी बिफोर लॉ कह रहा है कि ऑल आर इक्वल्स, लॉ के सामने सभी इक्वल है। भाई मेरे यहाँ की पट्टी बंधी है, अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि न्याय की मूर्ति जो होती है वो हाथ में तराजू लेके आंखें पट्टी बंधी है। तो उनका कहना है, उनका यही मतलब है कि हमारे आगे सभी बराबर हैं, छोटा बड़ा अमीर गरीब, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी पद का हो, चाहे किसी भी निचले वर्ग का हो, उचले वर्ग का हो, ये हमारे किसी भी क्लास का हो, कोई मैटर नहीं करता। मेरे यहाँ आओगे, मेरे पास एक विधि है, विधि के आगे तुम आओ, चाहे तुम आओ, चाहे तुम आओ, चाहे तुम आओ, मैं सभी को बराबर ट्रीट करूंगी, क्योंकि शासन तो भाई मेरा है और मेरे से सुप्रीम कोई हो नहीं सकता। तो ये करे, इसके साथ हमें नेचुरल जस्टिस को भी यूज करना है, किसमें? इक्वालिटी बिफोर लॉ में। और नेचुरल जस्टिस में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। नेचुरल जस्टिस के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि कोई भी पर्सन अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे एक मैक्सिम यूज होती है, नेमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ, जिसका मतलब होता है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। दूसरा एक जो मैक्सिम यूज होती है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब क्या है? कि अदर पार्टी को भी सुनना है हमें, कि टू हियर अदर पार्टी। मतलब आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई भी कोर्ट में अगर मैटर जा रहा है तो आप उसको दोनों पक्ष को सुनना है। ऐसा नहीं कि इस पक्ष की बात पूरी हुई, आप मान लीजिए कि ये तो गलत ही होगा, ऐसा नहीं। आप इसको भी मौका उतना दीजिए कि दोनों को सुनने के बाद तभी आप कोई डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो ये नेचुरल जस्टिस भी यहाँ पे इंक्लूड होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ में। तो ये बात मेन जो कॉन्सेप्ट ईपी रोयप्पा जो देना चाह रहे थे, उन्होंने ये दिया कि जो इक्वालिटी है वो एक तरह वो भी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ का। सिर्फ सोसाइटी ही नहीं डायनेमिक है, सोसाइटी के साथ साथ इक्वालिटी का जो प्रोविजन है वो भी बदलता रहता है। इक्वालिटी की जो डॉक्ट्रिन है वो भी उसी के साथ साथ बदलती रहेंगी, इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बदलता रहेगा। तो कह रहा है कि जब ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इतना डायनेमिक है, तो हमें इसको पुराने जो ट्रेडिशनल लिमिट्स हमने जो बना रखी थी कि ये रीजनेबल होगा, और रीजनेबलनेस इसकी कैसे चेक होगी? कि भाई रैशनल नेक्सिस होना चाहिए और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। सिर्फ इसी आधार पे हम क्यों चेक करें यार? हो सकता है कि इसके अलावा और भी हमें जरूरत पड़ जाए, तो हम इसको ट्रेडिशनल लिमिट के अंदर बांधेंगे नहीं। हाँ, ये जो है हमारे पास वो बेहतर है, मगर उसमें हमें जरूरत है अगर कुछ और देने की तो हम देंगे उसको। तो ये कह रहा है। दूसरी चीज, इक्वालिटी इज एंटीथेसिस टू द आर्बिट्रेरीनेस। कुल मिला के ये, जहां आर्बिट्रेरी मनमानापन होगा वहां पे इक्वालिटी नहीं होगी। मतलब इक्वालिटी हमेशा विरोधी होती है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए आर्बिट्रेरी मनमाने रूप से एक्शंस के। यहाँ पे ये ईपी रोयप्पा कहना चाह रहे हैं, ईपी रोयप्पा केस में ये बात कही जा रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहां पे मेनका गांधी केस आएगा। मेनका गांधी केस में भी कुछ इसी तरह की बात की गई। वहां पे ये कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक आउट करिए किसको? आर्बिट्रेरी स्टेट्स के एक्शन को। ऐसा नहीं कि राज्य मनमाने रूप से कोई भी एक्शन ले ले। तो जो भी मनमाने रूप से लिए जा रहे होंगे हम मान के चलेंगे कि उन्हें खत्म करना। अगर आप नहीं खत्म कर रहे हैं और मनमाने रूप से साबित हो जाते हैं तो उनको हम मान के चलेंगे कि वो क्या है, वो इक्वलिटी कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि अभी ऊपर वाले केस में हमने देखा कि एंटीथेसिस है क्या? इक्वलिटी किसके? आर्बिट्रेरीनेस के। वो इसके एंटीथेसिस मतलब इसके हमेशा विरोधी है, विरोधी है इसकी। तो जब विरोधी है तो एक चीज जहां होगी वहां दूसरी चीज तो आ ही नहीं सकती। आपने मनमाना रूप लाया तो वो तो हमेशा दूसरी चीज को हटा देगा। तो ये चीज, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। यहां पे कह रहा है कि ये क्यों हम लाएं?
क्योंकि हमें भाई फेयरनेस और इक्वलिटी को इंश्योर कराना है, समाज में स्थापित करवाना है, इस कारण से। तो मेनका गांधी केस में ये सारी चीज़ रहेंगी। बहुत आगे चल के इन बातों का जो है एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन भी हुआ, कहा गया कि जरूरी नहीं कि राज्य कोई भी अगर मनमाने रूप से कोई एक्शन ले रहा है तो वो हमेशा गलत ही हो। तो ऐसा कहा गया बाद में कुछ, मगर ये मैटर नहीं करता, हमें बस ये जानना है कि केसेस में क्या बातें कही गई हैं। तो केस हमें ये बता रहे हैं कि जहां आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी, राज्य के आर्बिट्रेरी एक्शन होंगे, तो वहां पे हम मान के चलें कि वहां पे इक्वलिटी राज्य कभी कर ही नहीं सकता। और ये हम करें क्यों? क्योंकि हमें भाई इंश्योर कराना है फेयरनेस और इक्वलिटी समाज में। तो इस कारण से पढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की चीजें। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज आ रहे हैं जो हमें इसको और बेहतर समझाएंगे। जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हिजड़ा और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को एक उनके राइट को, उनके जो पर्सन वाली आइडेंटिटी है उनको जो एक तरह से ये इंश्योर करा रहा है, उनके राइट्स को और बेहतर दिला रहा है। हमारे पास मैन और वीमेन, या मेल या फीमेल, यही दो वर्ग हम एज अ पर्सन मान के चले। मगर समझिएगा तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पर्सन, वो जनरली यूज हुआ है ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग का मतलब चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, या कोई अदर जेंडर हो, तो उन सबको हम उसी समान रूप में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसी केस में बहुत सारी हिजड़ा कम्युनिटी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए गाइडलाइंस दे रहे हैं, करीब 9-10 गाइडलाइन, कि आप इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आपको अगर जरूरत पड़ी स्पेशल अलग से आप टॉयलेट्स बनवाइए, इनको भी इक्वल राइट्स दिलवाइए, इनको भी एजुकेशन, इनको भी नौकरी, इनको भी हर जगह जो है सेम लेवल की जो है छूट दिलवाइए, अपॉर्चुनिटी दिलवाइए। तो ये सारी बातें हिजड़ा और ट्रांसजेंडर को लेके कही गई इस केस में। उसके बाद आता है सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। अब इस केस में हो क्या रहा है? इस केस में हो रहा है रिजर्वेशन की बात। यहाँ पे देख रहे हैं आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन को लेके सीट का रिजर्वेशन होता है, वो करीब 25 सीटें हैं, अराउंड 25 सीटों पे रिजर्वेशन हो रहा है। और रिजर्वेशन उन सीट पे किस बेसिस पे हो रहा है? कहा जा रहा है कि जो जो बच्चे 1 से लेके 8वीं क्लास तक किसी रूरल स्कूल में पढ़े हैं, मतलब ग्रामीण वाले स्कूल में पढ़े हैं, कॉमन ग्रामीण स्कूल में, सामान्य ग्रामीण स्कूल में, उनको, उनके लिए हम 25 सीट रिजर्व कर रहे हैं। तो इसमें इस रिजर्वेशन को आर्टिकल 14 का उल्लंघन मान लिया कि आप वायलेशन कर रहे हो। आपने ये कैसे बता दिया कि भाई कोई भी रूरल और कोई भी अर्बन स्कूल है वो अलग होंगे? आपने ये किस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया? आपने किस बात पे ये क्लासिफिकेशन किया स्कूल्स का? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एक ही गवर्नमेंट एजुकेशन दे रही है कि भाई 1 से लेके 12 तक जो पढ़ाई, बिना किसी अलग कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट निकालती नहीं है कि गांव वालों में कम पढ़े लिखे लोग जाएंगे शिक्षा देने और शहर वाले में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। वो तो एक एग्जाम कराती कंडक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो फिट बैठता है जहाँ पे, उसको वैसी जगह भेजती है। तो सभी को इक्वल लेवल से उठा के डाल ली हर जगह पे। यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो? आपने क्या आधार बताया कि जिसके आधार पे आपने ये डिसाइड किया कि सिर्फ 1 से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों जो कि गांव में पढ़ रहे हैं वो शिक्षा पाने में असमर्थ है शहर के मुकाबले, बल्कि जब 9 से लेकर 12 तक की बात हो रही वहां पे जाके सब बराबर हो जा रहे हैं गांव और शहर के लोग? तो ये आपने किस आधार पे ये आपने क्लासिफिकेशन किया है वो तो क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। और आपने जो किया, जो इसके आधार पर जो 25 सीटें रिजर्व की, ये अपने आप में पूरी तरह गलत है। तो इस रिजर्वेशन को यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो इन्होंने बताया इसको गलत कर देती है, इसको वर्गीकरण को वॉयलेटिव मानते हुए आर्टिकल 14 का इसको कैंसिल कर देती है। अगला केस है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का, 1981 का केस है। ये भी अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन को लेके यहाँ पे हो क्या रहा था कि आपने रिटर्न एग्जाम करवाया कि भाई हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको दाखिला लेना है तो वहाँ पे आप रिटर्न एग्जाम दीजिए, ठीक है, ये अपने आप में सही चीज़ है। बट उसके बाद आप कह रहे हो कि आपको इंटरव्यू भी दिलवाना, चलो ये भी हम मान लेते हैं कि इंटरव्यू सही चीज़ है भाई, रिटर्न के बाद आप इंटरव्यू लोगे, जो बच्चा बेहतर नंबर पाएगा उसको हम एडमिशन देंगे, ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको टैलेंटेड बच्चे चाहिए बिल्कुल ले सकते हैं। बट यहाँ पे किया क्या इन्होंने? इंटरव्यू के लिए करीब 33% जो मार्क्स रख दिए, टोटल मार्क्स का करीब 33% मार्क्स सिर्फ इंटरव्यू पे रख दिए। तो ये यहां पे हो गया गड़बड़ इनके साथ। कोर्ट इसी चीज पे आई, कोर्ट ने कहा कि 33% मार्क्स आप रख दिए किसी भी इंटरव्यू के लिए, जबकि आपने रिटर्न पेपर रखा था ऑलरेडी। तो ये अपने आप में जो आपने वर्गीकरण किया है कि इस बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे लड़का बहुत टैलेंटेड, हमें समझ में आ जाएगा। बल्कि इंटरव्यू, कोर्ट खुद कहती है इस केस में, इंटरव्यू कोई सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट नहीं है किसी की मतलब एजुकेशन को पहचानने का। इंटरव्यू से आप बस कुछ ही चीज़ें पहचान सकते हो, मगर कोई भी पर्सन जब अकेले में जब उसको आप रिटर्न पेपर देंगे वो बढ़िया से उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है, अपने आप को वो एक्सप्लेन कर सकता है। तो रिटर्न पेपर आप ऑलरेडी ले ही रहे हो, आपने रिटर्न पेपर के मार्क्स इस लेवल के नहीं रखे, आपने 33% से ज़्यादा मार्क्स आपने इंटरव्यू के लिए अलॉट कर दिए। तो ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में वॉयलेटिव है, उल्लंघन है। किसका वॉयलेशन है? आर्टिकल 14 का। तो इस आधार पर इस इंटरव्यू के बेसिस वाले मैटर को यहाँ पर खारिज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। आखिरी जो बात है मिट्ठू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 303 आईपीसी, आईपीसी की धारा 303।
इस केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। होता क्या है, अब इसमें समझिएगा, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हुआ ये कि भाई एक पर्सन है, समझिएगा एक पर्सन है, वो जेल में है, इसको सजा हुई है उम्र कैद की, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट, इसको उम्र कैद हो चुकी है। अब कहा गया कि धारा 303 ये कहती थी कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी जेल में है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट उम्र कैद मिली हुई है और उसके बाद उस सजा के दौरान वो अगर किसी की डेथ कॉज करता है, किसी की हत्या कर देता है, तो उस पर्सन को डायरेक्टली हम मृत्यु दंड दे देंगे, डेथ पनिशमेंट दे देंगे। उसके बाद तो इफ बट कुछ होगा नहीं। अगर उसने लाइफ इंप्रिजनमेंट के दौरान उसने किसी की हत्या कर दी तो उसको सीधा मौत की सजा मिलेगी। और दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति बाहर है, वो अगर मर्डर कर दे रहा है, तो उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट पा सकता है या डेथ भी पा सकता है या उससे कम भी पा सकता है, तो वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो इसी को आधार बनाया कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हर केस अपने आप में अलग होता है, तो हर प्रोसीडिंग उसके फैक्ट और एविडेंसेस के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी जो कार्रवाई चलेगी कोर्ट में, कोई भी जो प्रोसीडिंग चलेगी, वो उसके अलग तथ्य और उसके एविडेंसेस पे बेस्ड होती है। आप कह रहे हो कि उसको उम्र कैद हुई, उम्र कैद वाला मैटर तो अपने आप में एक अलग मैटर है। उसने जिन सर्कमस्टांसेस में वो कार्य किया था उसके लिए उसे उम्र कैद मिली। अब उसने डेथ कॉज की है, वो किन सर्कमस्टांसेस में की, क्या एविडेंसेस हैं, वो भी अलग ट्रायल का मैटर है। उसके लिए अलग ट्रायल चलेगा, कोर्ट केस नया चलेगा, नियम तो यही कहता है। बट आप क्या कह रहे हो, आप डायरेक्टली उठा के उसे डेथ पनिशमेंट, उसको एक नई सजा तुरंत दे दे रहे हो। बट वही डेथ अगर कोई दूसरा करके आ रहा है, बड़ा वो आपके लिए ईमानदार हो जा रहा है। अगर कोई बाहर जिसको जेल में, जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली ही नहीं है, वो एकदम फ्रेश पर्सन है, वो अगर किसी की हत्या करके आ रहा है, मान लो 2 को मार दिया, तो आप उसके लिए कह रहे हो कि उसको हो सकता है डेथ हम ना दें, उसके लिए आप लाइफ इंप्रिजनमेंट का भी ऑप्शन रखे हो। तो ये तो अपने आप में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण सही नहीं हुआ इस अपराध के लिए कि उसने एक तरफ कोई पर्सन डेथ कर रहा है तो उसको आप लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ दोनों ऑप्शन दे रहे हो, मगर एक तरफ अगर कोई कर रहा है जो पर्सन बस उसकी गलती है कि उसने कोई सजा भुगत रहा है, हो सकता है कि भाई उसने कुछ अलग सर्कमस्टांसेस से वो एक्ट किया हो, मैटर भी नहीं करता, हो सकता है किसी को बचाने के लिए किया हो सकता है कुछ एक्सेसिव यूज कर दिया हो सकता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कुछ किया हो, तो वो कंडीशंस अलग हो सकती है। बट उसने अगर डेथ कर दिया तो आप उसको उठा सीधा डेथ की पनिशमेंट दे दोगे दोबारा। आप चेक नहीं करोगे कि उसके बाद भी उसके पास कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई उसकी सजा कुछ कम हो सकती है, हो सकता है कि उसके सर्कमस्टांसेस अलग हो। तो ये जो वर्गीकरण कर रहे हो कि एक फ्रेश आदमी से और एक जेल में रहते हुए आदमी से, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे उसके पर्सनल राइट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेके इसीलिए इस केस में सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा के खत्म कर दिया गया आईपीसी का। तो जहां तक इतने पोर्शन था पूरा आर्टिकल 14 का, इसमें बहुत ही क्लियर चीज़ें थी। होप्स हो कि आप सभी को समझ में आई होंगी काफ़ी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मिलके एक लॉ को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब होगा क्या, इसमें आप जरा समझते ये रहिएगा कि जैसे ये जो बेस होता है आर्टिकल 14 का है, एक तरह से पूरा बेस है। आर्टिकल 14 को अगर आप देखेंगे कि ये पूरा सबसे बड़ा पोर्शन है जो सबसे बेहतर तरीके से एक जनरल प्रोविजन बता रहा है। आर्टिकल 14 एक तरह से क्या है, जनरल प्रोविजन। एक तरह से 14 इज द मेन रूल, जनरल रूल, और 15 से लेके 18 तक के पोर्शन क्या होंगे, इसके एक तरह से एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे कि अब सारी चीजें एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक पॉइंट पे बात करेंगे। ये बहुत ही जनरल वे में, बहुत ही वाइडर सेंस में बात किया। उसके बाद इसी प्रोविजन पे बेस्ड ये सारी नई नई चीजें आएंगी कि हाँ आर्टिकल 15 ये बात कर रहा है कि इस आधार पे भेदभाव ना करो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनको भाई अधिकार दो, रिजर्वेशन दो, ईडब्ल्यूएस को दो, इसी तरह नौकरी में दो। तो ये सारी बातें आएंगी। अब ये सब इन्हीं की इसी प्रोविजन पे बेस्ड, इसी 14 के प्रावधानों पर बेस्ड ये सब जो है एग्जाम्पल होंगे एक तरह से 14 के। अगर हम इसको एक डायग्राम में समझें तो आर्टिकल 14 सबसे बड़ी बात कर रहा है, ये कुछ छोड़ ही नहीं रहा है कोना। ये सबको बड़ी जनरल बात बता दिया कि आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, किसी भी एंगल पे कर सकते हो। आपको वुमेन के लिए लॉ बनाने हैं, आपको नौकरी के लिए लॉ बनाने हैं, आपको एजुकेशन के लिए लॉ बनाने हैं, कुछ भी करिए, आपको क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, करिए, ये हर जगह अलाउ है। जब आप बात करेंगे आर्टिकल 15 की, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। आर्टिकल 15 जो है वो भी बड़ा जनरल है, मगर वो 5 लेवल पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो 5 लेवल पर थोड़ा बातों को लिमिट कर रहा है वो। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेगा, उसके बाद कुछ अदर बातें भी करेगा, स्पेशल लॉज बनाने की बात करेगा विमेन और चिल्ड्रंस के लिए। तो ये सारी बातें इतनी सारी होने के कारण जो 15 है वो थोड़ा सा इससे नैरो तो हो जाता है, क्योंकि बड़ी कुछ लेवल पे बहुत लिमिटेड हो गया कि उसने इतनी लिमिटेड बात की। 5 आधार उसने बस बता दी कि 5 आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। इसी के बाद आ जाता है 16 बस कर रहा है जॉब से रिलेटेड बात, नौकरियों से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो ये तो और लिमिटेड हो गया। तो इसी तरह अगर हम इसका डायग्राम देखें, सबसे वाइडर 14, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 16। तो ये कुछ इस सेंस में हमको समझते हुए पढ़ना है। तो आर्टिकल 14 में इतनी चीज़ें रहेंगी, आगे के आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।